डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। झूठा है, झूठ ही बोलेगा ये आईना। आओ हमारे सामने, सच हम आपको बताएंगे। और ये कोशिश मंगलवार और गुरुवार मैं 2 दिन आपके लिए करता हूं। उस आईने से आपका परिचय कराता हूं जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है। नमस्कार, डीडी किसान के खास शो सच का साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो सच की बात हम अक्सर आपसे करते हैं, लेकिन कई सच ऐसे होते हैं जिनको अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर जान पर बनाएगी। और देखिए, इस तरह के सच को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इग्नोरेंस होने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी किस सच की बात कर रहा हूं बताता हूं। हमारी आपकी हर भारतीय रसोई में मसाले खूब महकते हैं। शायद ही कोई दिन हो, कोई पहर हो जब खाना बनाते वक्त इन मसालों का जायका हम ना लेते हों। खुशबू बढ़ाते हैं, स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता है ये हमारी सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, एफएसएसआई ने कई ऐसे सैंपल इन मसाला कंपनियों के कलेक्ट किए हैं जो उनके पैरामीटर पर फुलफिल नहीं बैठते हैं। और एफएसएसआई लगातार इस तरह की कोशिशें कर रही है जिसके जरिए इस तरह के मसालों पर रोक लगाई जा सके। नमूने लिए जा रहे हैं, उनको लैब में भेजा जा रहा है, चेक किए जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से आप रिलाय करेंगे इस तरह के मसालों पे जो बाजार में बिक रहे हैं। कैसे पहचानेंगे कौन से हमको खाने हैं, कौन से नहीं खाने। और अभी तक तो हम सोचते थे ना कि मिलावटी मसाले हैं, लेकिन ये मिलावटी मसाले नहीं है, ये अब जहरीले मसाले हैं जो आपकी जान को लेने के लिए आमादा हैं। कैंसर, जिसका नाम लेते ही मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है, ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की वजह भी हैं। और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ इस तरह से घुलते हैं मसालों के रूप में कि जब आप जान पाते हैं तो फिर बहुत देर हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ चेता रहा हूं। और चेतावनी जरूरी है, क्योंकि हम उस दहलीज पे खड़े हैं जहां हम इन मसालों का सेवन बरसों बरस करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, हमारी जनरेशंस करेंगी, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो जहर हो सकता है। तो फिर आज इन्हीं मसालों की डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, एफएसएसआई के रोल को भी समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह के बड़े एक्शन की तैयारी में एफएसएसएआई है। अगर यह एक्शन लिया जाता है तो फिर किस तरह का कदम उठाया जाएगा, क्या कंपनियों को बैन तक किया जा सकता है, क्या उनके प्रोडक्शन पे रोक तक लगाई जा सकती है, और क्या ये गाज सिर्फ छोटी कंपनियों पे होंगी या हाथ बड़ी कंपनियों तक, सो कॉल्ड ब्रांडेड कंपनियों तक भी जाएंगे। आज हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश इसी कार्यक्रम में होगी। हम सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं और उसके बाद देश के चुनिंदा पैनलिस्ट मेरे शो का हिस्सा होते हैं जो आपको समझाते हैं, बताते हैं कि विषय की गंभीरता क्या है, उसको किस तरीके से आपको समझना है। तो समय को जाया नहीं करेंगे और रिक्वेस्ट ये है कि अगले 50 से 55 मिनट सिर्फ आप मेरे लिए रिजर्व रखेंगे, क्योंकि बात सच की है, बात आपकी है, बात आपके अपनों की है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। भारत मसालों के लिए जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसी भारतीय रसोई हो जहां मसाले महकते ना हो। मसाले खाने को जायकेदार बना देते हैं, इनके बिना स्वाद का मजा अधूरा है। यही वजह है कि भारत के मसाले पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। कुछ समय पहले हांगकांग और सिंगापुर ने भारतीय ब्रांड के मसालों में खतरनाक केमिकल का लेवल ज्यादा पाया था। इस खबर के बाद भारतीय कंपनियों के मसालों की शुद्धता सवालों के घेरे में आ गई। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में इस ओर बड़े कदम उठाए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल का लेवल ज्यादा पाया गया। ये केमिकल कैंसर का कारण बन सकता है, जिसके बाद हर भारतीय बुरी तरह से परेशान है।
FSSAI देश भर में मसालों के 4000 से ज्यादा सैंपल्स का परीक्षण कर रहा है और संभावना है कि कुछ और कंपनियों के उत्पादों में मिलावट सामने आ सकती है। इन सैंपल में कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नियामक संस्था ने 2200 नमूनों का परीक्षण किया, जिनमें कई मसाले उत्पाद बुनियादी मानकों को पास नहीं कर पाए। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षणों में नमी की मात्रा, इंसेक्ट और रोडेंट कंटेमिनेशन, हैवी मेटल, एफ्लाटॉक्सिन और कीटनाशक अवशेष सहित कई पैरामीटर भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार खाद्य मानक एजेंसी का कहना है कि उन्होंने जनवरी 2023 से पहले ही भारत के विभिन्न मसालों में ETO के लिए प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया था। यहाँ आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि एथिलीन ऑक्साइड है क्या। एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीफ्रीज सहित अन्य रसायनों के उत्पाद के लिए किया जाता है। कम मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड की DNA को नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसे एक प्रभावी स्टरलाइजिंग एजेंट बनाती है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से लिम्फोमा और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से पेट का कैंसर भी हो सकता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में FSSAI के एक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे इस तरह के मसालों से आपकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है। तो आज का विषय बहुत खास है और इस खास विषय को और खास बनाने के लिए और उम्दा बनाने के लिए मेरे साथ अति विशिष्ट मेहमान मेरे पैनल में जुड़ रहे हैं। तारुफ में एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश यादव जी, जो डायरेक्टर हैं FSSAI से। राकेश जी, स्वागत आपको मेरे शो में। डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कैंसर सर्जन हैं, दिल्ली NCR के बड़े कैंसर सर्जन में इनका नाम शुमार होता है। फिलहाल स्क्रीन पे राकेश जी को आप देख पा रहे हैं। और मेरे साथ अनीता जी जुड़ रही हैं। अनीता डागर प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, गृहिणी हैं, मसालों से अटूट नाता है। अनीता जी, स्वागत आपका मेरे शो में। अवधेश कुमार श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सर अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि FSSAI का जो एक्शन है वो कितना और सार्थक होने की जरूरत है। शुरुआत राकेश जी सबसे पहले आप ही से करना चाहूंगा। राकेश जी, हम तो ये सोचते थे कि जिन मसालों के बिना हमारे जीवन का स्वाद अधूरा है, आपके एक्शन की रिपोर्ट, आपके नमूने लेने की जो प्रक्रिया है और कई चीजें जो ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद ये पता लग रहा है कि वाकई जो पैरामीटर है वो फुलफिल नहीं किए जा सकते थे या किए जा रहे थे। सर, ये मसाले तो जानलेवा हैं। आपका एनालिसिस क्या है, आपकी रिपोर्ट क्या है सर? देखिए, ये बात सिर्फ और सिर्फ मसालों की नहीं है। अगर आप ये बात किसी भी खाद्य पदार्थ की अगर ये बात करोगे तो जो हमारा नॉन कंप्लायंस लेवल है वो ऑलमोस्ट सभी में ट्रेंड अगर आप देखोगे तो सिमिलर ही आपको नजर आएगा। अच्छा। जो अभी रिसेंटली हमने 5000 से ज्यादा जो सैंपल मसालों के उठाए हैं अक्रॉस दी कंट्री, और सभी छोटे बड़े सभी ब्रांड्स को जो है ना हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। और एज ऑफ नाउ FSSAI के साथ जो रजिस्टर्ड और लाइसेंसी मैन्युफैक्चरर है वो 27,000 से भी ज्यादा है। तो उनमें से लगभग 5,000 सैंपल जो अभी उठे हैं उनके अंदर हमें 3,000 के आसपास की रिपोर्टें जो है वो मिल चुकी है, जिसमें जो मेजर कंसर्न है वो कीटनाशक का ही है, जो कि करीब करीब 315 सैंपल जो है ना उसके अंदर नॉन कंप्लायंस पाए गए हैं, जिसमें कीटनाशक भी शामिल है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकली जो अनसेफ हैं वो प्रोडक्ट भी शामिल है, और उसके अलावा जो सिंथेटिक कलर और डाई मिलाने का काम जिन जिन प्रोडक्ट्स के अंदर किया गया है वो भी शामिल है। तो अगर आप ठीक इसका जायजा लेंगे तो ये 10% से ज्यादा नहीं है। अगर आप 90% जो प्रोडक्ट्स मार्केट में जो सेल हो रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है और आपके कंजम्पशन के लिए बिल्कुल ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। और ये रिपोर्टें भी जो है ना, हमारा जो प्रोसीजर है उसके अंदर ये प्राइमरी टेस्टिंग रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ये आया है। तो
कई बार क्या होता है, पहली वाली जो लेबोरेटरी है उसके टेस्टिंग में भी कोई गड़बड़ी रह सकती है, उसके सैंपलिंग के तरीके में भी कोई गड़बड़ी रह सकती है, तो उसके पास फिर भी मैन्युफैक्चरर के पास सर आप अपने सैंपलिंग प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं कि हमारे सैंपलिंग प्रोसेस में कोई कमी रह सकती है? नहीं नहीं, प्रोसेस सैम्पलिंग के प्रोसेस में नहीं, टेस्टिंग में कहीं ना कहीं जो लेबोरेटरीज हैं उनमें किसी ने, देखिए एक ही अगर चाय बनाने के आपको तरीके बता दिए जाएं और चाय बनाने के लिए आपके इंग्रेडिएंट सेम है, अगर 4 लोगों से आप चाय बनवाओगे उसी इंग्रेडिएंट से उसी प्रोसेस से उस चाय का टेस्ट जो है वो डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो मेजर जो माइनर चाय नहीं बना रही है ना सर, वो तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करने की संस्था है सर। चाय बनाने जैसे हल्के एग्जाम्पल से क्या हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं सर? मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है सर। देखिए अल्टीमेटली देखिए ह्यूमन एरर की संभावना हमेशा रहती है, इसलिए उसको एक अपॉर्चुनिटी रेफरल लैब की जो है वो हमारे एक्ट में प्रोविजन बनाया गया है। साथ हैं, वो कुछ काउंटर बैक करना चाह रहे हैं सर, प्लीज बी विद मी। डॉक्टर अंशुमान कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान प्लीज इंटरवीन। एक तो जानकारी ये चाहिए कि ये सैंपलिंग प्रोसेस एक होता है जिसमें कलेक्शन होगा, दूसरा प्राइमरी टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने एफएसआई के अप्रूवल देने से पहले टेस्ट किया, वो नहीं है। रैंडम बैच पकड़े गए हैं, उसमें मिलावट है, मतलब प्राइमरी टेस्टिंग पास करके ये कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए मार्केट में आ चुका तब हुआ। दूसरा, इथिलीन ऑक्साइड कोई चाय बनाने जैसी चीज नहीं, इथिलीन ऑक्साइड का मेडिकल में इस्तेमाल है। जो इंस्ट्रूमेंट हम हीट से गर्म से स्टरलाइज नहीं कर सकते उसको इथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइज करते हैं, उसको टेस्टिंग करने में लैब एरर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमिसिबल लिमिट खाद्य पदार्थ में इसकी नहीं दी गई है। इथिलीन ऑक्साइड न्यूरोटॉक्सिक, नर्व की प्रॉब्लम, लिवर टॉक्सिक और कैंसर जैसी चीज। गर्भवती महिलाओं में जाए तो कम अमाउंट में म्यूटाजेनेसिस, बच्चे में डीएनए चेंज कर देगा। इतनी बड़ी चीज, इसमें एरर की संभावना होनी ही नहीं चाहिए, और प्राइमरी टेस्टिंग ने रैंडम सैंपलिंग में पकड़ा गया है, इसमें गड़बड़ी है। राकेश जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी देखिए, सबसे पहले तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये गैस है जो 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो है इवोपरेट हो जाती है, और कहीं भी आपको इसका जो है बचने के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और जो इथाइलिन ऑक्साइड का जो ये कह रहे हैं यूज, बिल्कुल मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो है ना इसका यूज किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्पेसिफिकली मांगते हैं कि हमें आप इथाइलिन ऑक्साइड से ट्रीटमेंट करके ही ये प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ पे सप्लाई करिए। अमेरिका ने जो है स्पेसिफिकली उसका जो ईटीओ नहीं, ईटीओ का जो मेटाबोलाइट जो उसका बाई प्रोडक्ट उसके अंदर रह जाता है, उसका लेवल वो किया है 940 ppm, 940 ppm तक वो एक्सेप्ट करते हैं, उनके रेगुलेशन के हिसाब से है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करते हैं। अगर इंडिया में कलनरी प्रैक्टिस की बात करेंगे तो हम सभी जो है कुकिंग करते हैं, मसाले डाल के कच्चे मसाले यूज करने का जो है ट्रेंड इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे तो वो बॉईल करने के बाद ऊपर स्प्रिंकलर की तरह जो है ना हमारे स्पाइसेस को यूज करते हैं। सर हम अपना कुकिंग स्टाइल बदले, मतलब मसाला कंपनी जैसे बना रही है वो बनाते रहे सर, मैं ऐसे समझूंगा इसको। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैं तो समझ रहा हूं आपसे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बिल्कुल इसकी नील की जो संभावना है वो एक्सपोर्ट के लिए लोग जहां जिस कंट्री में कर रहे हैं उसके लिए किया जाता है। अच्छा। डोमेस्टिक मार्केट में इसके कंटामिनेशन सिर्फ क्रॉस कंटामिनेशन के थ्रू आने की संभावना है, उसके अलावा कोई भी कंपनी जो है इस तरह का काम नहीं कर रही है। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो आपसे एफएसएसआई की प्रोसेसिंग, उसका तरीका वो समझना चाहता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कंपनी के बिहाफ पे बात करने लगे हैं सर, मसाला कंपनी वो जो कर रही है, जो गलत है आप बोलिए सर वो गलत कर रहे हैं। आपका अपना जो काम करने का तरीका है वो ठीक है, आप कर रहे हैं वो काम अच्छे से कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन सर कंपनियों को डिफेंड करने की कोशिश ना हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। मैं आ रहा हूं सर, राकेश जी आ रहा हूं, आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज सर। अनिता जी भी हमारे साथ हैं। अनिता जी, ये कुकिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मसाले तो ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे। देखिए, अभी मैं सर को सुन रही थी और इथाइलिन ऑक्साइड की जो बात की जा रही है कि अमेरिका भी कहता है जी आप हमें उसके को यूज़ करके मसाले हम तक पहुंचाइए, तो मैं साहब से ये पूछना चाहूँगी
कि इसकी जो दर है कितनी है, मतलब हम पर किलोग्राम हम कितना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो हम एक्सेस में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस पेस्टिसाइड का, तो ये बहुत ही घातक है। रही बात कुकिंग स्टाइल की जो की है, वो मैं समझती हूँ कि वो खुद को बचाने के लिए आप ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी आप कुकिंग स्टाइल में ऐसे कच्चे मसाले का प्रयोग नहीं करते। FSSAI अपने को क्यों बचाएगा ना नीता जी, वो तो एक संस्था है जो इस तरह के मामलों की जांच कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मसालों की साइड से बोल रहे हैं? नहीं, जांच कर रही है संस्था, पर लाइसेंस भी यही लोग देते हैं जी। जब लाइसेंस दिया गया, किस बिहाफ पे ऐसे ऐसे ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनीज को लाइसेंस दिया गया, अब जाके टेस्टिंग क्यों हो रही है? मसाले हजारों सालों से इंडिया में हम लोग उगाते आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल प्रयोग हो रहा है, आयुर्वेदा में हो रहा है, हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है, घर घर में इस्तेमाल हो रहा है। फिर प्रश्न अभी हाल फिलहाल 6 महीनों से ही सैंपलिंग क्यों की गई है उनकी, क्यों टेस्टिंग अब कर रहे हैं हम लोग? उससे पहले हम कहाँ थे, क्या कर रहा था हमारा बोर्ड? उससे पहले हांगकांग और सिंगापुर ने इंटरवीन नहीं किया ना असल में। डॉक्टर अंशुमान जी, ये हांगकांग और सिंगापुर के बाद हम जागे हैं क्या? जी, यहाँ पर मैं जोड़ देना चाहता हूँ, इथिलीन ऑक्साइड रेसिड्यू जिसकी बात कह रहे हैं यादव जी, अमेरिका जरूर कहता है इथिलीन ऑक्साइड से ये करके दो ताकि साल्मोनेला और टाइफाइड जैसी चीजें उसमें नहीं आए, लेकिन FSA यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग फूड सेफ्टी, सिंगापुर सेफ्टी, यहाँ तो जब मसाले गए थे तो FSSAI की स्टैंप थी, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैंप थी, और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का क्लियरेंस था। तो क्या उन मसाले की प्राइमरी टेस्टिंग हुई थी? नहीं हुई थी स्टैंप लगने से पहले। इन कंट्री में तो परमिसिबल नहीं था, सेम इंडिया में परमिसिबल नहीं है, तो इंडिया के मसाले के रैंडम सैंपलिंग में क्यों निकल रहे हैं फिर चीजें? ठीक बात है। यूएस की बात जहां तक कर रहे हैं, यूएस में 93% आबादी मेटाबॉलिकली इल हो चुकी है, मतलब वो बीमार है। तो अमेरिका की कॉपी ना करे तो बेहतर है। इंडिया अपने स्टैंडर्ड को माने, मसाला हमारा है, हम लगभग 12 मिलियन टन मसाले उगाते हैं, हम दूसरी कॉपी मसाले में ना करें। 10% भी खराब है तो क्यों खराब है? Exactly. वो 10% भी लोगों की जिंदगी पे हावी हो सकते हैं। राकेश जी भी मेरे साथ हैं, अवधेश जी भी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। अवधेश जी, ये मसालों पे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हुआ है आफ्टर सिंगापुर और हांगकांग, क्या हम उसके बाद जागे हैं? हमको उसको पहले जाग जाना चाहिए था। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था सर, FSA ने तो ये कहा है कि 2023 में ही हमने अलर्ट कर दिया था उन कंपनियों को लेके जिनमें यहां गड़बड़ी हो सकती थी। हम जागते हैं क्या सर? देखिए, हम जागते नहीं हैं, लेकिन हम सोए हुए रहते हैं, और कभी कभी बीच में हमें कोई चुटकी काटता है तो हम अचानक जग के आ जाते हैं, और उसी चुटकी काटने की प्रक्रिया में हम जो घरेलू, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं संगठन, इन संगठन तो सिर्फ आप मोहर लगाते हैं या बाकी और तरीके के, अब आजकल तो नए तरीके के सर्टिफिकेट होने लगे हैं, जिसमें एक सर्टिफिकेट तो ऐसा होता है जो अजीब गरीब तरीके का है, जिसका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन FSAI को जो बचे ठीक ठाक तरीके से काम करना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कहीं गड़बड़ है। क्यों इस देश में हल्दी के साथ में चावल मिला हुआ और रंग मिला हुआ हल्दी बिकती है? क्यों इस देश में जीरा जो है वो कैसा मिलता है, ये हम सबको पता है। क्यों इस देश में दालचीनी के साथ में आपको वो पेड़ों की छाल का मिलता है हिस्सा कहीं पर? क्यों इस देश में नमक तक, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आम आदमी के लिए, वो उसमें कंकड़ पत्थर और पत्थरों का पिसा हुआ मिलता है? तो क्यों इस देश में रिफाइंड ऑयल को आप देख लीजिए, वो नकली मिलता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक तो संस्थाएं जिम्मेदार हैं जो किनारे हट जाएंगी, कहेंगे 90% अच्छा है, 90% सब ठीक ठाक है, वो है, एक वो है, लेकिन हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं उस वैधानिक चेतावनी को अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर हमने बाहर से जंक फूड मंगाया, बाहर का खाना खाया, तो उसमें हम जो मसाला होगा वो रद्दी होगा, 100% रद्दी होगा। हम घर में भी जो मसाला ला रहे हैं, क्या हम उसको कभी चेक करते हैं कि जो लाल मिर्च है वो पानी में डाल के देखें कि तैर रही है कि बैठ गई है? बहुत सीधे कुछ तरीके की चीजें हैं। कितना व्यवहारिक है सर। पहले हम जेब से पैसे भी खर्च करें, हम सामान भी लाएं, फिर कहें चलिए भाई अपनी बीवी को बोले या जो भी बोले, आइए चलिए अब मिर्च चेक करते हैं, मिर्च को पानी में डालते हैं, अब लाइए जीरा चेक करते हैं। क्या करें सर? एक बात बताइए, हम किसी की भी क्वालिटी के लिए ब्रांड प्रेफर करते हैं ना अवधेश सर? हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड की चीजें लें, वहां पे गड़बड़ियां होने की चांसेस कम होते हैं। सर, बड़े बड़े ब्रांड्स पे सवाल उठाया है हांगकांग और सिंगापुर ने, उसके बाद ही कवायद शुरू हुई है।
ये सारी गलतियां हमारी कैसे हो सकती है सर? हम पैसे भी दें, अपनी जान पे रिस्क भी लें और हम चेक भी हम ही करें अवधेश जी। मैं कह तो रहा हूं आपको, आप उन पे सवाल उठा लेंगे, उन पे बात कर लेंगे और उस पे नतीजा क्या होगा? वो कह देंगे हमारे पास जो है वो लैब्स स्टेट में बहुत खराब हैं, बहुत अभी जैसे कि एक सेंटेंस आ गया था कि लैब हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो। इसी तरीके से लैब की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उनकी एथेंटिसिटी, उनकी विश्वसनीयता क्या है, ये नहीं है। तो हम अपना तो बचाव करें ना, बहुत आसान से तरीके। मैं अपने घर में करता हूँ कि भैया मिर्चा जब सस्ता मिले तो ला करके सुखा लो, उसके बाद पीस लो, वो सबसे अच्छा है। हल्दी सूखी लेके आओ, थोड़ा कूट लो, फिर पीस लो, वो अच्छा है। जितना बचा सकते हैं आप। इतना बिजी स्केड्यूल है सबका, ये क्या मुमकिन है? मैं बिल्कुल है, लेकिन अगर आप फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई की तरफ बढ़ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? डॉक्टर अंशुमान कुछ कह रहे हैं? अवधेश जी मैं आ रहा हूं फिर आपके पास। डॉक्टर अंशुमान, अब कुछ दिनों पहले आपने सुना था नकली मसाले का सच। अभी हम जो डिस्कस करें असली मसाले का सच। नकली मसाले में न जाने ईंट के बुरादा से लेके क्या क्या बनाया हुआ था। खाड़ी बावली में पकड़ा गया था, पूरी दिल्ली में हंगामा हुआ था। उन मसालों को छोड़ दीजिए। अब आपने कहा पैसे खर्च करके ब्रांडेड मसाले लेके आओ, तो गवर्नमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एग्जीक्यूटिव, एजेंसीज, लेजिस्लेशन एंड पॉलिटिशियन जो जीत के हमारे जा रहे हैं, जुडिशरी। तो इनका सबको मिला के गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट में एजेंसीज होती हैं। एजेंसीज को चलाने के पैसे हमारे टैक्स से आते हैं ना। उनका काम क्या है कि इंश्योर करें कि जो हमारे उपभोक्ता तक चीजें पहुंच रही है वो अच्छी पहुंचे, ना कि हम टैक्स पे करके हम इनको चलाएं और एट द सेम टाइम बीमार होने पर अपने पैसे खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं। सही बात है। तो इसके लिए एजेंसी बनती है। अवधेश जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के जमाने में संभव नहीं है। प्रैक्टिकली हमें यह देखना पड़ेगा कि लोगों को बस भागने का टाइम नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं है, तो मसाले कहां से पीसेंगे? बिल्कुल। और अगर ये सब कुछ करना ही है तो फिर ये संस्थाएं क्यों हैं जिन पे ये जिम्मेदारियां दी गई हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। बहुत अहम चर्चा है, बात आपके स्वास्थ्य की है, और मैं हमेशा कहता हूं जब बात अपने से बढ़कर अपनों की होती है तो फिर हमें शो मिस नहीं करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहा हूं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो आज बात हो रही है मसालों की, उनके असलीपन की या फिर उनके जहर वाले एंगल की। कैंसर का कनेक्शन भी है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। सभी खास मेहमान लगा था मेरे साथ बनने में, FSSAI से राकेश जी मेरे साथ बने हुए। राकेश जी, असल में कई रिपोर्ट्स शो से पहले मैं पढ़ भी रहा था जिसमें कई रिपोर्ट्स में इस तरह का जिक्र था कि 111 कंपनियां आपने बैन कर दी हैं, उनके प्रोडक्शन पे तत्काल रोक लगा दी है। सर, क्या ये एक्शन जो रिपोर्ट्स के जरिए मैं पढ़ रहा था वो सच है या इसमें कोई भ्रामक तथ्य है? सर, ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज आज इस शो में। जी, ये जो 111 कंपनी का कैंसिल करने का, बैन करने का जो चल रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इस तरीके का कोई भी कुछ नहीं हुआ है। ये किसी ने मिस इंटरप्रेट किया है। जो हमने 5000 सैंपल उठाए थे उसमें मीडिया हमें टाइम टू टाइम जो है ना वो रिपोर्ट ले रही थी, तो उसमें हमने जिस टाइम तक जितने भी सैंपल टेस्ट होके हमारे पास रिजल्ट आए थे उसके बेसिस पे हमने उनको बताया था कि 111 सैंपल जो फेल हुए हैं, जो आज मैं आपको 315 बता रहा हूँ। तो ये 111 सैंपल जो फेल हुए थे उसके बेसिस पे उन कंपनीज को जो है नोटिस, एक हमारा 46(4) का एक नोटिस होता है, वो उनको सर्व किया गया था कि अगर आपके मसाले जो हैं इनके अंदर जो अनसेफ पाए गए हैं तो इनको आप तुरंत प्रभाव से इनका स्टेटस क्यू मेंटेन करिए, जो जहां है वहीं पे रखिए, और अगर आपको अपील जाना चाहते हैं तो 30 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, आप अपील के लिए जा सकते हैं। तो उसको किसी ने मिस इंटरप्रेट करके ना इसको बैन और सर जो नोटिस आपने दिए उनके जवाब आ गए क्या सर? अपडेट के तौर पे जानना चाहता हूं।
देखिए, ये सभी स्टेट्स के लेवल से डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर गए हुए हैं, जिनका सभी का डाटा अभी मेरे पास नहीं है कि किसने जवाब दे दिया है और किसने नहीं दिया है। दूसरी बात, जो अभी बाकी के लोग कह रहे थे कि एफएसएसआई सो रही थी, आज ही सैंपल टेस्ट करने क्यों स्टार्ट किए, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। हम हर साल लगभग 2.25 लाख सैंपल हम उठाते हैं जो इन्फोर्समेंट के हैं, और 2.5 लाख से 3 लाख सैंपल जो सर्विलांस के पर्पज से उठाते हैं, वो हर साल उठाते हैं। और पिछले साल जब से एफएसएसआई इसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, तब से ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चल रही है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आज एक रिपोर्ट आ गई है जिसको लेके ना सभी लोग जाग गए हैं। एफएसएसआई तो अपने काम के लिए पहले से ही जागी हुई है, और ये सभी काम कब सालों से कर रही है। उसमें से आप जिस एक प्रोडक्ट के ऊपर गए हैं, वो तो बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है। बाकी सभी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करेंगे और ग्रेन्स की बात करेंगे, जो मेजर चंक हमारे खाने का है। दूसरी बात, एक नैरेटिव चल गया है कि सभी प्रोसेस्ड फूड जो है वो सभी बेकार हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। हमें, जैसे आप बता रहे थे, मोहनजोदड़ो कालीन उसमें सभ्यता में जाने की जरूरत है, सभी के पास क्या इतना समय है। हमें कुछ चीजों को लेके व्यवहारिक होने की जरूरत है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जो भी इतने बड़े बड़े ब्रांड है वो अब कीटनाशक की बात कर ले तो वो कहां से आ रही है, उसका रूट कोज क्या है, उसका सब चीजें जो है। एक बड़ा सवाल आप यहाँ पे उठा रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर राकेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। लेकिन सर मैं इस बात का जवाब भी लेना चाहता हूं आपसे कि जिन कंपनियों को आपने नोटिस दिए, जिनके जवाब अभी तक आए या नहीं आए पता नहीं है, इस दौरान क्या वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं? और अगर बना रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट जो आपके पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे, अभी भी अगर वो बन रहे हैं, तो सर वो रिस्क तो बना हुआ है। देखिए आपको समझने की जरूरत है। समझाइए सर, इसलिए बुलाया आपको। प्रोडक्ट जब बन रहा है, प्रोडक्ट जो मार्केट में आ गया है या मैन्युफैक्चरिंग होके उसकी फैक्ट्री में रखा था, उसका सैंपल उठाया गया है, अगर उसमें कोई भी कमी पाई गई है तो उसको वहीं पे सीज करने के लिए उसको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। वो आगे कहीं भी उसको सेल नहीं कर सकता है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे चला गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड के ऊपर उसको जो है ना होल्ड करेगा। अगर किसी रिटेल आउटलेट तक चला गया है तो वो वहां से उसको रिकॉल करेगा, जो कि हमारे फाइनल रिजल्ट। और नया माल सर, और नया माल जो बन रहा है सर, वो नया माल जो बन रहा है वो बनाएगा, लेकिन उसके लिए उसके जो अपने इंटरनल पैरामीटर है वो चेक करके बनाता रहेगा। हम किसी भी, आप ये नहीं हो सकता ना, ये देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो स्पाइसेस जो है डिफरेंट पॉकेट से आते हैं। चिल्ली की बात करोगे वो एक अलग जगह से आई है, उसके अपने अलग चैलेंज है। जीरा अगर आ रहा है तो उसके अलग चैलेंज है, ऑनियन की अलग चैलेंज है। तो उनके जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रोकने की परमिशन ना हमें है, ना ही हम प्रोडक्शन रोकते हैं। हम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खराब है हम उसको रोकते हैं। ठीक है सर, तो बड़ा ठीक है सर, बड़ा भ्रम जो रिपोर्ट्स के जरिए फैल रहा था वो आपने दूर कर दिया कि किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं रोका गया। लेकिन एक बड़ी बात जो आपने बोली, अनीता जी से उसका जवाब ले लेता हूं। अनीता जी, मसालों को छोड़ के फल सब्जियां कहां से कीटनाशकों के जरिए बन रहे हैं, वो इशारा आप समझ गए होंगी। जवाब किसानों को देना है। क्या किसान भी किसी लालच में मुग्ध होकर इस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, और करता है तो फिर सिर्फ जवाब मसाला कंपनियों से, एफएसएसआई से क्यों लिया जाए? जिम्मेदारी तो आपके लेवल पे भी बनती है। घनश्याम जी, सबसे पहले तो मैं यादव जी से ये बात पूछना चाहूंगी कि कितने फूड इंस्पेक्टर हैं देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? बहुत बड़ी कमी है कि हमें फूड इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मिले हुए हैं। अब आपने पूछा कि किसान किस हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए, ये जो अभी मसला शुरू हुआ है मिलावट का, जो मसालों में आया है, थोड़ा सा इसे दुरुस्त करते हैं। एफएसएसआई का कहना है, राकेश जी का कहना है कि हमारा काम प्रोडक्शन जो हो रही है उसको लेके नहीं है, माल जो खराब है हम उसको आगे सर्कुलेट नहीं होने देंगे। लेकिन आप तो उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और तब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर उस लेवल पे भी ये हो रहा है तो जिम्मेदारी तो सिर्फ एफएसएसआई तक नहीं जाएगी ना, या उन मसाला कंपनियों तक नहीं जाएगी जो मुनाफे के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुनाफा तो आप किस तरह से भी कोशिश की जा रही है, इसका मतलब? देखिए, इथाइलिन ऑक्साइड की जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल पोस्ट हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग कंपनीज के द्वारा प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात किसानों की, किसान
क्यों इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड, कीटनाशक का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो उन्हें मजबूर कहती हैं, वो उन्हें कहती हैं जी और डालो, और ज्यादा डालो, प्रोडक्शन करो। आप ये बताइए कि ये बाजार में उपलब्ध ही क्यों है? बात सिर्फ मसालों की नहीं है, बात आप मैम आप इतनी मासूम हैं, आपसे कोई कहता है जहर डाल दो तो जहर डाल नहीं, देखिए मैं कोई बोलेगा कि 12वीं मंजिल से कूद जाइए, कोई आएगा कॉर्पोरेट वाला बोलेगा 12वीं मंजिल से कूद जाइए, अनिता जी तो आप कूद जाएंगी। घनश्याम जी, हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं जिसमें कीटनाशक से हम लोग कोसों दूर हैं, पर अभी बात हो रही है, किसानों का पक्ष रख रही है ना मेरे। हाँ, मैं किसानों का पक्ष रख रही हूँ, पर 1% जो फार्मर हैं वो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की तरफ हैं, सिर्फ 1%। हाँ जी, और जितने भी बाकी हमारे फार्मर्स बच गए देश के, उन्हें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो है बहकाता है। क्यों बहकाता है? मार्केट में ये आते ही क्यों हैं पेस्टिसाइड? सबसे पहले तो उन पे रोकथाम होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उठानी चाहिए। देखिए, मार्केट में कोई चीज आएगी तो लोग उसका प्रयोग करते ही करते हैं। अच्छा, किसान जो हैं ज्यादातर गांव में, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वो इतने शिक्षित नहीं है, उन्हें इतनी समझ नहीं होती। जी, मार्केट में तो जहर भी मिल रहा है, फाक लेंगी? नहीं, मार्केट में जहर जरूर मिल रहा है, पर आप ये बताइए कि क्यों मिल रहा है? कानूनी क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों मिल रहा है? मैम, हम बहुत स्मार्टली करते हैं, जो चीज हमें फायदा पहुंचाती है हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहा हो। जो नुकसान देता है हम उसे छोड़ देते हैं। फिर तो मैं कहूंगी घनश्याम जी आपको इस बात पे कि जैसे चेतावनी लिखी आती है ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक उसी तरीके से आप मसालों पे हर एक उत्पाद पर लिख दीजिए, हर पे चेतावनी आ जानी चाहिए जी आप अपनी रिस्क पे इसे खा रहे हैं, खुद ही सर्च कीजिए इसमें क्या मिलाया गया था। बहुत बहुत बड़ी बात हमने की। एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी से लेता हूं, फिर डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह के खाद्य पदार्थों पे, अनिता जी कह रही है कि एक वैधानिक चेतावनी लिख दी जाए, भाई आप अपने रिस्क पे खा रहे हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अब आप खाइए ना खाइए, सारा बवाल खत्म। क्या ये पॉसिबल है राकेश जी? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा किसी भी मसाले के ऊपर जो है ना, किसी भी खाने के आइटम के ऊपर जो आपके सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह के कंटामिनेशन की वजह से या किसी मतलब अनइंटेंशनली अगर उसके अंदर कुछ आ गया है, उस तरह की किसी भी चीज पर इस तरह की वैधानिक चेतावनी लिखना जो है वो बिल्कुल कानूनन गलत है और ये कभी भी नहीं किया जा सकता है। जिस चीज के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, चाहे फार्मर यूज कर रहा है पेस्टिसाइड की क्यों जरूरत है, ऑप्टिमम यूज करिए आप उसका, फार्मर की अवेयरनेस लेवल बढ़ाइए, सभी लोग जाके ना उन फार्मर्स तक पहुंचिए, उनको समझाइए। कॉर्पोरेट में मेरे हिसाब से लगता है कि 10% से ज्यादा कॉर्पोरेट नहीं होगा जो डायरेक्टली टच में होगा फार्मर के, उसके अलावा तो बीच के बिचौलिए हैं या आड़ती है, वही है। फार्मर डायरेक्ट कंपनी को कौन सी चीज सेल करता है आज की तारीख में? आप मेरे को बता दीजिए, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल को छोड़ के ना, और वो भी कभी भी देखिए डिमांड एंड सप्लाई का गेम सारी जिंदगी चलता रहेगा और सारे जहान में चलता है। सबसे पहले तो इस देश की जनसंख्या इतनी है जिसको कैटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी को शिफ्ट करके फूड सिक्योरिटी में चले गए थे, उसके अंदर हम फूड सेफ्टी भी जो है ना मेंटेन किए हुए हैं। अगर आप 10%, 5%, 4% अगर आपकी चीजें खराब है, उसके लिए आप बाकी की 95% चीजों के ऊपर वैधानिक चेतावनी लिखने के लिए जो है ना आप नहीं है। राकेश जी, अच्छा आपने कई चीजें आज इस प्रोग्राम में दूर की हैं, कुछ जो भ्रामक तथ्य थे वो भी दूर किए हैं। सर मुझे ये भी समझाते चलिए सर, ये हांगकांग और सिंगापुर ने क्या कर दिया था सर, जिसके बाद ये मसाले बैन हुए या नहीं हुए, जो भारतीय मसालों पे क्वेश्चन मार्क रेज हुआ, सर वो क्या कहा उन्होंने? सर ये भी मेरे व्यूअर्स को समझा दीजिए, क्योंकि आज कई ज्ञानवर्धन बातें आप बता रहे हैं हमको सर, तो ये भी बताइए क्या हुआ था सर वो एग्जैक्टली। देखिए, जो सभी रेगुलेटरी एजेंसी जैसे इंडिया में एफएसएसआई सर्विलांस के सैंपल उठाती, इन्फोर्समेंट के सैंपल उठाती है, ठीक उसी तरह से वहां की फूड एजेंसी जो है वो भी अपने सुपरमार्केट से और स्टोर से सैंपल उठाती हैं और उनको टेस्ट करवाती हैं। हांगकांग के पास टेस्टिंग की फैसिलिटी है, सिंगापुर के पास में टेस्टिंग की फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन सिंगापुर और हांगकांग का आपस में टाई अप है और उसके बेसिस के ऊपर वहां की जो सिंगापुर की रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट आई है, उसी से हांगकांग ने और उन्होंने दोनों ने जो है इनको मार्केट से रिकॉल करने के लिए कहा है। और ये जो रिकॉल करने के लिए कहा है, ये अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर एफडीए की, यूएस एफडीए की किसी पे जाएंगे तो रिकॉल जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये प्रोडक्ट आप चाहे एफएमसीजी कंपनी की बात कर लीजिए, किसी भी कंज्यूमर गुड्स की बात कर लीजिए,
तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अनइंटेंशनली जो है कभी न कभी ह्यूमन एरर से आ जाते हैं, जिनको रिकॉल करना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो कार के हैं, चाहे मोटरसाइकिल के हैं, तो सर ये उनको लगा कि उनके लोगों के लिए खतरनाक है सेहत के लिए। राकेश जी, दे आर रिकॉलिंग समथिंग। ओके, तो रिकॉल जो है वो बहुत ही मतलब एक रेगुलर प्रोसेस है सभी रेगुलेटरी एजेंसीज का। तो राकेश जी, ये माने कि उनको लगा कि ये मसाले उनके लोगों के लिए बेकार है, नहीं खाने चाहिए उनको, क्या मैं इसे ऐसे समझूं आसान भाषा में? देखिए, हर अपनी रेगुलेटरी एजेंसी का अपना अपना रिस्क असेसमेंट है, वहां की जो कस्टमर का यूसेज का जो तरीका है, जो उनकी कुकिंग स्टाइल है, समझ गया मैं बात, बिल्कुल समझ गया, उसके बेसिस पे हर रिस्क असेसमेंट करके एक लिमिट जो है डिसाइड रहिए मेरे साथ सर, रहिए, मैं समझ गया आपकी बात। तो डॉक्टर अंशुमान, क्या ये हो सकता है, बीइंग ए डॉक्टर आप समझाइए कि एक चीज भारत के लोगों के लिए अच्छी हो सकती है और वो बाहर के लोगों की जान ले सकती है? सेम मसाला जो बाहर जा रहा है तो यहां भी है, मेरी जान नहीं लेगा, बाहर के लोगों की ले लेगा। सर ये पॉसिबल है क्या? साइंस क्या कहती है सर? जी बिल्कुल, इसको क्लियर करता हूं। इसके पहले आपने कई दुविधा की बातें क्लियर करा ली हैं। दो दुविधा की बातें रह गई मेरे मन में। प्लीज कराइए। पहली बात कि हांगकांग फूड सेफ्टी ने जब ये देखा कि यहाँ गड़बड़ी है, तो उन्होंने वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री को, स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट किया कि ये कंज्यूमर हैं, इनके स्वास्थ्य की परीक्षण की जाए। लिवर टॉक्सिटी, नर्व टॉक्सिटी और कैंसर रिस्क बढ़ा तो नहीं है। तो क्या हमारे यहाँ इंडिया में सिस्टम है कि एफएसएसआई हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया कि इतने मसाले इस एरिया में बिके, और हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दिया कि इनके सर्विलेंस को, इनके हेल्थ को सर्विलेंस में डालें? एक दुविधा। दूसरी दुविधा की बात कि जो मैं पढ़ रहा था एफएसएसआई की वेबसाइट पे पीडीएफ में, मसाले टेस्टिंग में इथिलीन ऑक्साइड का जिक्र कहीं नहीं है कि इसकी टेस्टिंग एफएसएसआई मसालों में करता है। तो ये दुविधा है, अगर ये क्लियर करें। अब मैं आ रहा हूं उस पे। सर इसका जवाब देने पे छूट जाएगा, मतलब व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। राकेश जी, जल्दी से ये दो बातें डॉक्टर अंशुमान ने आपसे जानना चाहिए, इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। देखिए, जो एक बार अंशुमान जी पहले वाला क्वेश्चन, हाँ वही कह रहा था, भूल जाते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए सर आप। पहला क्वेश्चन ये है सर कि हांगकांग फूड सेफ्टी एजेंसी ने जब मसालों में गड़बड़ी पाई तो उस मसाले के खरीदार, इंडियन फिश करी, इंडियन सांबर मसाला, ये सारा था, उनको कंज्यूमर को बार कोडिंग से ट्रैक किया, कंज्यूमर की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा कि इनके स्वास्थ्य को सर्विलेंस में डाला जाए, हेल्थ सर्विलेंस बोलते हैं। तो क्या हमारे यहाँ कंट्री में एफएसएसआई के पास ये जुरिडिक्शन है, पावर है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय निर्माण भवन को भेजा कि इनको आप सर्विलेंस पे डाल दें? पहला सवाल सर, जल्दी से जवाब। सर सबसे बड़ी बात तो ये पहली बार जो है अंशुमन जी के पास ये रिपोर्ट है कि वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करके ना उन लोगों की हेल्थ को सर्विलेंस पे डाला गया है। अच्छा। ये रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, और मेरे हिसाब से भारत के किसी भी मंत्रालय के पास भी ये रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये हांगकांग फूड सेफ्टी के पास सर इंफॉर्मेशन है, उसने वेबसाइट पे डाला है कि इनको सर्विलेंस पे डाला जाए, और स्पेसिफिक कहा है लिवर टॉक्सिटी, नर्व टॉक्सिटी और इंपेंडिंग कैंसर रिस्क, 3 चीजों के सर्विलेंस के लिए कहा है। तो सर जैसे मैंने बता दिया है कि हमारे पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और हर कंट्री का इस तरह के मैटर्स को टैकल करने का अपना अपना तरीका है। एफएसएसआई डायरेक्टली जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और जो भी यहाँ की फाइंडिंग्स है, जो भी नॉन कंप्लायंस है, जिस भी तरीके के जो ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उन सभी की रिपोर्टिंग जो है हम इमीडिएटली जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को करते हैं। उसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के हम साइंस एंड स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर जितने हम एमआरएल के और इनके जो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उसके लिए हमारे पास 286 साइंटिस्ट का पूल है, हमारे पास 21 साइंटिफिक पैनल है। जो भी सर्विलांस का डाटा हमारा आता है, उसके अंदर कोई भी अगर इस तरीके का आइटम पाया जाता है, तो उस सब के लिए उस पैनल में डेलिब्रेट किया जाता है। वो रिसर्च पेपर इंटरनेशनली और अपने देश में अगर किसी तरह की भी रिसर्च उसके ऊपर हुई है, तो उसके बेसिस के ऊपर उसका रिस्क असेसमेंट करके उसकी एमआरएल और उसका यूसेज का मैक्सिमम लिमिट जो है वो फिक्स करते हैं। सर एक सवाल और है सर, छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, जल्दी से पूछिए। जी, जो मुझे एफएसएसआई की वेबसाइट से मिला है कि इथिलीन ऑक्साइड की टेस्टिंग इंडियन स्पाइस, इंडियन मसाले में एफएसएसआई नहीं करता है, उस पैरामीटर में नहीं है। आपके पास जानकारी है इथिलीन ऑक्साइड टेस्टिंग रूटीन है?
बिल्कुल भी रूटीन में नहीं है इथाइलिन ऑक्साइड की जी, टेस्टिंग, thank you, क्योंकि ये thank हमारा एक्ट जो है इसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट था जी। और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही कुछ कंट्री ने इसकी वो लिमिट बिल्कुल, रखी हुई थी। बिल्कुल। अब आपने जो सवाल पूछा तो उसका मैं जवाब दे देता हूं। स्पाइस बोर्ड ने और ठीक बात। एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने ठीक ही है। इसके लिए उनको पत्र जारी करके ना चेताया था। देखिए राकेश जी, शशांक जी, आपका- मैं देखिए, एक हाँ, सवाल और- पूछना और- चाहूंगा। राकेश जी देखिए, आपका शो में आने का यही फायदा है सर। कई क्वेश्चन आज आपने बता दिए लोगों को जो नहीं पता थे, ये कंफ्यूजन ना रहे, दुविधा ना रहे। देखिए सर, आपका आना कितना सार्थक हुआ। अवधेश जी कुछ कहने जल्दी से, अंशुमन सर आ रहा हूं मैं आपके पास। राकेश जी, एक तो आपने कहा कि साहब ये हांगकांग और सिंगापुर की रिपोर्ट के बाद में कुछ प्रोडक्ट को रोकने की बात की गई। क्या आपके पास इस तरीके की कोई जानकारी है कि जिन प्रोडक्ट को आपने रोकने को कहा था, या रोकने कहा था कि नहीं कहा था, तो कितना प्रोडक्ट वो रोका गया और कहाँ गया, क्या हुआ, क्या उसकी कोई जानकारी है? नंबर 2, जो हमारे साइंस में कहा जाता है कि मिलावटी पदार्थ से लगभग देश में 4.3 लाख यानी 4,20,000 लोग मरते हैं। क्या इसे आप मानते हैं? और इसकी वजह से, मिलावटी पदार्थों की वजह से 3.9% जीडीपी का भी नुकसान होता है। इतने बड़े क्या आप सवाल ये नहीं सर, मानते भूल हैं? जाएंगे सर, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं सर, एक एक करके पूछ लेंगे। राकेश जी कंफ्यूज देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जो एक्सपोर्ट के लिए ओरिएंटेड बैचेस थे, उनकी डिटेल जो हमने सिंगापुर से और वहां से हांगकांग से जो हमने मिली थी, हमने तुरंत अपनी टीम को भेज के ना, जो 2 बड़े ब्रांड थे उनकी सभी वो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी उनके अंदर जो है ना उनका इंस्पेक्शन करवाया, और जो भी अवेलेबल वहां पे स्टॉक मिला उस स्टॉक में से सैंपल ड्रॉ करे और उनको टेस्ट करवाया। और यहाँ की किसी भी टेस्टिंग रिपोर्ट में उनके अंदर जो 34 सैंपल उठे थे उसमें कुछ भी नहीं निकला है। ETO या CE2 जो उसका मेटाबोलाइट है वो भी नहीं निकला है। दूसरी बात, ये जो बैचेस थे ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए ही मैन्युफैक्चर हुए थे, डोमेस्टिक मार्केट में कहीं भी सेल नहीं हुए थे। और एक्सपोर्ट का कंप्लीट मार्केट जो है, एक्सपोर्ट का जो भी प्रोडक्ट है वो EICI एक्सपोर्ट काउंसिल एंड इंस्पेक्शन ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर में आता है। FSSAI उसको गवर्न नहीं करता है। FSSAI डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बेसिस के ऊपर ही जो है ना हमने उसके बावजूद जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था प्रोडक्ट उसके भी सैंपल उठा के टेस्ट कर लिए हैं एंड दे वर फाउंड सेफ। ठीक है सर। अंतर जी, ब्रेक, मुझे ब्रेक लेना है, टीवी की मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझको रुकना है। सभी खास सामान लगातार बने हैं, चर्चा बहुत रोचक है। रोचक से ज्यादा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिन मसालों की बात हम कर रहे हैं वो कितने हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी नहीं है। FSSAI का स्पेसिफिक वर्जन आपके सामने है, और बाकी जितनी दुविधाएं हैं वो भी हम एक एक करके राकेश जी से आज सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखिएगा जरूर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
तो सच के साथ कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हैं और आज बात हो रही है मसालों की, खाद्य पदार्थों की, एफएसएसआई की भूमिका की और कई ऐसे सवालों की जो आपके जहन में होंगे, उनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले अनिता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज बोलिए। जी, मैं यादव जी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हांगकांग और अमेरिका हमारे सामान पर पाबंदी लगाता है, क्या हम लोग कभी पाबंदी लगाते हैं इंपोर्ट करते हुए किसी भी उत्पाद पे? क्योंकि वो चीजें कभी भी उजागर नहीं होती। या इंडिया की आबादी इतनी है कि जी आप तो जहर ऑलरेडी खा रहे हो, थोड़ा बाहर के देशों का भी खा लो। तो प्लीज इस पे आप बताइए यादव जी कि हम कभी जो इंपोर्ट करते हैं चीजें, क्या उन पे कभी हम लोग टेस्टिंग के बाद रिजेक्शन करते हैं या नहीं करते? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंपोर्ट होते हैं दूसरे कंट्री से, उन सभी की टेस्टिंग होके ना, जो भी एफएसएसआई को रेफर होते हैं, जो रिस्क बेस्ड प्रोडक्ट जितने भी हैं, उन सभी की टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होने के बाद में ही उनको मार्केट में सेल के लिए रिलीज किया जाता है। और आए दिन रिजेक्शंस होती रहती हैं। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो 10,000 से ज्यादा कंसाइनमेंट्स जो है ना वो हमने रिजेक्ट करी है। कौन से देशों के किए हमने यादव जी? लेकिन उन सभी कंसाइनमेंट्स का और इन सारे डाटा को हम कहीं भी पब्लिकली जो है ना हम उसको रिलीज नहीं करते हैं कि आज हमने ये रिजेक्ट कर दिया, कल हमने ये रिजेक्ट कर दिया। ये सिंगापुर और उसकी तरह हम कहीं भी उसको नहीं डालते हैं। अगर पब्लिक में उसका केओस करने से क्या फायदा है? जो चीज हमने पोर्ट के ऊपर ही रोक दी है, वहां से ही हमने उसको री एक्सपोर्ट करवा दिया या उसको हमने वहां पे डिस्पोज ऑफ करा दिया। ठीक है सर, आ रहा हूं। लेकिन ब्रेक से पहले डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल ये आ रहा था कि देखिए बाहर के लोगों की क्षमता और हमारी क्षमता में फर्क है। एक वर्ड हम और आप कोविड के दौरान बहुत बोलते थे, हार्ड इम्यूनिटी। सर, ये हार्ड इम्यूनिटी केमिकल्स को लेके और नकलीपन को लेके हमारी डेवलप हो गई है क्या? जो बाहर के लोग बेचारे मासूम हैं, बिल्कुल नाजुक हैं, वो नहीं झेल पाते, लेकिन हम सब झेल लेते हैं। देखिए, हार्ड इम्यूनिटी जैसी चीज इन्फेक्शन के लिए ही उचित है कहना, मसालों केमिकल के लिए या किसी भी इस तरह के टॉक्सिन्स के लिए उचित नहीं है। एपिजेनेटिक्स एक जरूर चेंज होता है। एपिजेनेटिक्स आप ऐसे समझिए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत है, नुकसान तो हमें भी कर रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जहां AQI 8-10 रहता हो, ऐसे व्यक्ति को ला दीजिए, उनको ज्यादा नुकसान करेगा। अच्छा। ये एपिजेनेटिक चेंज है। हो सकता है मसाले के टॉक्सिन से होता हो या ETO से होता हो, मालूम नहीं। लेकिन जो आपने बात कही, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया एशियन जीन में माना जाता है। हम लोग रेशियल डिफरेंस देखते हैं जीन में। जीन हमारा एशियन जीन है। जो मसाले सिंगापुर और हांगकांग में कंज्यूमर थे, मैक्सिमम इंडियन थे, जो वहां माइग्रेटेड हैं काम के सिलसिले में या रहने के सिलसिले में। उन पे जो असर होगा एग्जैक्टली हमारे ऊपर वही असर होगा। अब बात है कि हमने कितना कंज्यूम किया, उन्होंने कितना कंज्यूम किया। कुकिंग स्टाइल से फर्क पड़ता है क्या सर? कुकिंग स्टाइल, जो मसाले पकड़े गए वहां पे, उसमें सांभर मसाला, कड़ी मसाला, फिश करी मसाला, इस तरह के, तो कुकिंग तो सेम है। फिश जैसे हम बनाएंगे वैसे ही वहां भी बनाएंगे। ये इंडियन जो वहां रह रहे हैं, जो सांभर हम बनाएंगे, सांभर ये भी वहां बनाएंगे। ऐसा तो नहीं मसाले खा लेते हैं, मतलब अलग से लेके पानी से खा लेते हैं, फिश अलग से खाते हैं? ये कहीं नहीं करता है, एक्सेप्ट कुछ फ्लेक्स अमेरिका में स्प्रिंकल करते हैं, जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो फ्लेक्स, ये स्प्रिंकल मतलब छिड़कते हैं ऊपर से कच्चे मसाले। उनके अलावा बहुत कम कंट्री है जिसमें कच्चे मसाले खाने का प्रचलन है। इंडिया में फिर भी हम खा लेते हैं, जैसे सौंफ और अजवाइन, जीरा, कच्चे आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर कंट्री में ऐसा तो नहीं। सर ऐसा मतलब 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी में खा लूं और फिर खाना खा लूं तो चलेगा मतलब? और उसके बाद फिर स्टोव पे भी बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं डॉक्टर अंशुमान से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जी, ये जो मैंने डॉक्टर राकेश से पूछा था तो वो तो कुछ बता नहीं पाए। ये जो 4 लाख से ज़्यादा लोगों के मरने का जो आंकड़ा है, या GDP बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, ये नुकसान करता है, ये आंकड़े से आप कितना सहमत होते हुए नजर आते हैं? साहब, इससे मैं आंशिक सहमत हूं, इसलिए क्योंकि आंकड़ा एक्चुअली इससे ज्यादा है। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। क्यों मैं कह रहा हूं टिप ऑफ आइसबर्ग? जो चीजें रिकॉर्ड हुई हैं आपकी, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने किया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्ट्रीट फूड वेंडर, रात को ऐप बेस्ड जितने फूड्स आ रहे हैं उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, हेवी सॉल्ट का इस्तेमाल हो रहा है, हेवी शुगर का इस्तेमाल हो रहा है। जितने पैक्ड नमकीन आप खाते हैं, कभी पढ़ के देखिए उस पे पलट के, नमकीन खा रहे हैं मतलब नमक की चीज, तो उस पे एडेड शुगर क्यों है? एडेड शुगर खा के रिकमेंडेड शुगर एक मेल के लिए 24 ग्राम पर डे है और फीमेल के लिए 18 ग्राम पर डे है। आप सिर्फ नमकीन, बिस्किट, चाय से एडेड शुगर से ज्यादा लेते हैं, मोटापा बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज और कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो टोटल GDP पे इकोनॉमिक बर्डन इससे ज्यादा कहीं आ रहा है। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है। ठीक है सर, 2 टिप मुझे चलते चलते बताइए, आखिरी फेज में हूं
कि हम कैसे पहचाने जो मसाले घर में आ रहे हैं? क्या हम कुछ सबकी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, सर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार है तो छोड़ दीजिए, हम अपने लेवल पे, जो अवधेश जी भी कह रहे थे, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे हम पहचाने? कोई तरीका नहीं है, सिर्फ नकली मसाले आप पहचान सकते हैं। नकली मसाले से मतलब जो मसाला है ही नहीं, जिसमें कुछ चूरन, भस्म, पाउडर, ईंट का चूर, ऐसा उसको आप जैसे अवधेश जी बता रहे हैं, तो वही तरीका है पहचानने का। जहरीले मसाले नहीं पहचान? जहरीले मसाले में अब्रोडामिन बी एक केमिकल है, आप नहीं पकड़ सकते हैं। अच्छा। टार्टराजीन केमिकल है, कार्मोजीन केमिकल है जिससे कलर किया जाता है मसालों को। इथिलीन ऑक्साइड आपने सुन ही लिया। उत्पाद के दरमियान कीटनाशक का बहुत इस्तेमाल हुआ, पेस्टिसाइड का, इसको आप नहीं टेस्ट कर सकते हैं। इसी के लिए एजेंसी बनती है, एजेंसी का ही काम है। अब एजेंसी रिस्पेक्ट द मैटर, एज ए सिटीजन हमें चाहिए उत्पाद हमें उचित मिले, हम उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो अनीता जी, किचन में जाने से अब इस तरह की खबरों के बाद क्या डर लगता है? किसान तो आप हैं ही, गृहिणी भी हैं, क्योंकि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो खाना बना रही हैं, वो मसाला डालते वक्त हाथ कांपता है क्या? देखिए, जैसा कि हम लोग तो खुद ही अपने मसाले घर पे ही तैयार करते हैं और अपने खेतों में भी हम लोग जो है मेथी का उत्पादन करते हैं, हल्दी का करते हैं, सौंफ का करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम खुद उगा रहे हैं। रही बात बाकी मसालों की, देखिए उसके लिए आपको एक जैविक किसान के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप मार्केट पर निर्भर रहेंगे तो ये दिक्कत आपको हमेशा आएगी, आपको गुणवत्ता उस हिसाब की नहीं मिलेगी जो आपके घर परिवार को मिलनी चाहिए। तो बीइंग अ फार्मर, मैं सभी को कहना चाहूंगी कि एक फार्मर के साथ जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। अनीता जी, घर में तो अपने मसाले इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन बाहर जाती हैं तब क्या करती हैं? किसी शादी में, किसी होटल में, किसी फंक्शन में, किसी ऑफिस में, वहां खाती हैं, फिर क्या करती हैं? मुंह में पट्टी बांध लेती हैं या मसाले खुद लेके जाती हैं? जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने घर से हम लोग अपना राशन पानी लेके जाते हैं और रास्ते में हम लोग अपने घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं। रही बात शादी ब्याह की, तो हाँ, हम उसमें खुद को अवॉइड करते हैं जहां तक हम कर सकते हैं कि उन चीजों से बचा जा सके, क्योंकि हमें पता है कि क्या परोसा जा रहा होगा, इसलिए हम लोग थोड़ी दूरी बना के चलते हैं। घनश्याम जी, इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, ये समस्या इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इशू है। और पब्लिक हेल्थ इशू के लिए ही गवर्नेंस होता है। पब्लिक हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए। इन चीजों के कारण मास लेवल पे कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे कि किसानों से जुड़े, अपना खाना लेके जाए? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें चाहिए गुणवत्ता की चीजें उपलब्ध कराएं, इसकी जांच करके भेजें, इसकी क्या जरूरत है। और इकोनॉमिक इसमें देखेंगे, हेल्थ बर्डन जो अवधेश जी ने सवाल उठाया, आपका पैसा बचेगा, हमारा रेवेन्यू बचेगा, इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन है बेहतर टेस्टिंग और अच्छे प्रोडक्ट का मार्केट में आना। हेल्थ ग्राउंड पे हम बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अवधेश जी, क्या हमारे देश में, क्या हमारे सिस्टम में हेल्थ जैसी चीज को हम उस लेवल पे इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं जितनी देने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे हैं, या अभी हम इस फिर भी इग्नोरेंस लेके चलते हैं हेल्थ जैसी चीज को? अरे ठीक है, खा लिया तो खा लिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नुकसान हुआ तो हो गया। क्या हेल्थ को हम उतनी प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे हैं सर? खाद्य सुरक्षा से या खाद्य की स्वच्छता से हमारे देश में वोट नहीं मिलते हैं। इसलिए उसके ऊपर कोई बात आप अभी कर लीजिए, घंटे भर बाद थोड़ा हम भी सोचेंगे, या हो सकता है अनीता जी के ज्ञान की वजह से हम घर में जा करके जो थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, जैसे मैंने बताया मिर्चा सुखा लिया, वो कर लिया, धनिया आप अपना बाजार से ले आए पीस ली, या हल्दी ले आए पीस ली, ये सब तो संभव है और इसे किया जाना चाहिए, मेरा मानना है। आप बहुत सारी चीज़ों से बच नहीं सकते, लेकिन जो संभव है उससे कीजिए, और बाकी भगवान भरोसे ही सब कुछ चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि ये अभी तक सरकारों की निगाह में नहीं है, और निगाह में भी हो जाएगी तो हमारी अवेयरनेस नहीं है, हम भी उतना तैयार नहीं है, हम भी बड़े आराम से जहां सस्ती चीज मिलती है उसे चले जाते हैं। दूध आज इस तरीके का मिल रहा है, उसमें कितना डिटर्जेंट वाला है और कितना नॉन डिटर्जेंट का है, वो तक हम नहीं पहचानने की कोशिश करते हैं। घी का आलम यही है, घी के नाम पे न जाने क्या क्या बिक रहा है, तो वो सरकार को रोकना चाहिए, हर हाल में रोकना चाहिए। FSSAI ने को अपना काम करना चाहिए और ठीक से करना चाहिए, सिर्फ मोहर लगाने के लिए नहीं होती है संस्था वो। अभी मेरा मानना ये, बतौर जर्नलिस्ट, बतौर अनुभव मेरा इतना सारा है कि ये सिर्फ एक संगठन जो है वो मोहर लगाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशुमन, ये चीजें हमने खा ही ली, माना बाजार से हम ले ही लाए, परस लिया, खा लिया, सर क्या हम कुछ ऐसी कोशिशें अपने एंड से कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज या कुछ और ऐसी हैबिट्स डेवलप करके कि जो हमारी इनसे लड़ने की शक्ति है वो थोड़ी सी इनहैंस हो जाए, बढ़ जाए? क्या उस लेवल पे कोई काम हो सकता है? बीइंग ए डॉक्टर कुछ कहना चाहे मेरे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इस शो को देख के दर्शक डरे नहीं कि अब खा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बॉडी में अपनी एक डिटॉक्सिफिकेशन पावर है जो
हर समय जो चीज़ हमारे शरीर को उपयुक्त न लगे उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटिव डोज, जिसको कहते हैं जमा हो जाए, तब आपको नुकसान करता है। अब कैसे कर सकते हैं? विटामिन सी, नींबू, संतरा, इन सब में जो होता है ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एक्सरसाइज डिटॉक्सिफाई करता है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड अगर खाते हैं तो टॉक्सिसिटी बढ़ती है, और फाइबर का फूड खाते हैं, मतलब सब्जी, प्लांट बेस्ड फूड, तो डिटॉक्सिफाई करता है। गट हेल्थ, गट में बैक्टीरिया है 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया, उसको फाइबर ही खाना मिलता है। अगर शुगर की मात्रा आपके खाने में कम हो जाए तो गट बैक्टीरिया हेल्दी होगा और आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर ये करें, ठीक है। मिल्क टी ना पिए तो बेहतर है, और फ्रूट जूस ना पिए, फ्रूट्स खा लें, ये बेहतर है। कुछ चीजें कर लें तो डिटॉक्सिफाई आप रहेंगे। ठीक है। आखिरी सवाल राकेश जी, आप ही से चलते चलते, सर मेरे व्यूवर्स को, नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, एफएसएसआई की तरफ से किस तरह से अश्योर करना चाहेंगे कि हम हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं और लगातार हम लोगों के हित में काम करते रहेंगे? सर आपका एश्योरेंस आज बहुत वैल्यूबल है। देखिए, हम जिस तरीके की बातें ये बाकी के लोगों ने करी है और बताया है कि जो है ना सरकार का कोई ध्यान नहीं है, अगर सरकार का ध्यान नहीं होता तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 2006 से पहले पीएफए और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे जो इस काम को देख रहे थे। उन सबको मर्ज करके ना इसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में आने की जरूरत नहीं थी जी। इतने सारे साइंटिस्ट और इतने सारे उनके पैनल्स, दिन रात काम चल रहा है, वो करने की जरूरत नहीं थी। जो अभी तक लगभग हमने 750 फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए हैं वो बनाने की जरूरत नहीं थी। और जितने भी पेस्टिसाइड आइडेंटिफाई हुए हैं उनके एमआरएल्स और उनके जो स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं उनकी जरूरत नहीं थी। तो एफएसएसआई जो है लगातार अपना काम कर रहा है। 4-4.5 लाख सैंपल हर साल उठा रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है और लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहा है। जो इसके अंदर फेल कर रहे हैं, जो इसके अंदर पैरामीटर पे खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। और उसके अंदर जो है ना, मैं आपको डिटेली डाटा दे पाऊंगा, करीब 15% जो नंबर ऑफ सैंपल उठ रहे हैं उनके 15% जो सैंपल्स हैं वो नॉन कंप्लायंस है। और नॉन कंप्लायंस में देखिए मिस ब्रांडेड भी हो सकते हैं, किसी ने लेबल में मिस्टेक करी है, वो भी शामिल है। लेकिन जो अनसेफ प्रोडक्ट है वो हमारे 5 से 8% के बीच में है, और उन 5 से 8% लोगों को जो है वो सजा भी हो रही है और उनसे जो है पेनल्टी भी वसूल की जा रही है। और उनमें से बहुत सारे लोग किसी मेजर वायलेशन अगर करता है तो वो अपना बिजनेस बंद करके चला भी जाता है। ठीक है, तो एफएसएसआई लगातार कोशिश कर रही है, सरकार बहुत संजीदा है और सरकार की संजीदगी हम परिणाम के तौर पे और एफएसएसआई की कार्रवाई के तौर पे देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमानों का समय मेरे पास इतना ही था। थैंक यू सो वेरी मच मेरे शो में आने के लिए और मेरे व्यूवर्स तक अपनी जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो सरकार लगातार लोगों की सेहत को लेकर संजीदा है, लोगों की सेहत को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए उसके लिए प्रयासरत है और पिछले कई सालों से ये सरकार करते आ रही है। लेकिन 23 तारीख को बजट आना है और इस बजट में भी स्वास्थ्य को लेकर कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ और चीजें हमारे सामने आ सकती हैं जब ये बड़े तौर पे हमारे सामने होंगी। और ये बड़े तौर पे जो बड़ी बातें होंगी वो बड़े स्तर से हम आप तक पहुंचाएंगे। 23 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम तक बजट पे खास नजर रहेगी। फिलहाल सच के साथ में इतना ही। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां,
जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।